क्या आपको पता है 75% से भी ज़्यादा रेज्यूमेस कैन नॉट गेट पास्ट एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम यानी कि एटीएस। अब एक जॉब के ऊपर काफ़ी सारे एप्लीकेंट्स अप्लाई तो करते हैं बट उनमें से ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पीपल गेट क्वालिफाइड फॉर द नेक्स्ट राउंड। ऐसे में इफ़ यू आर समवन हु इज स्ट्रगलिंग टू क्रिएट अ रेज्यूमे फॉर अ फ्रेशर एज द डेटा एनालिस्ट, देन आपको इस वीडियो के अंदर मैं शेयर करने वाली हूँ एक टेम्पलेट जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। दूसरा, हम समझेंगे कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं टू क्रिएट एन एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे। So hello everyone, welcome to WS Cube Tech channel. My name is Ayushi Jain, and guys, in this video we'll be creating an ATS friendly resume and we'll be also understanding different tips and tricks to improve your resume. Now before we get started, if you are a data enthusiast and want to stay up to date related to data trends, then WS Cube Tech ने recently launch किया है उनका WhatsApp channel, जहाँ पे आपको मिलेंगे latest job updates, master classes, podcast, quizzes, cheat sheets, notes and so much more. So if you want to stay up to date, join this channel now. Now guys, before we get started to create a resume, सबसे पहले हम यहाँ पे ये समझते हैं कि एक ATS सिस्टम होता क्या है। गाइस, ATS स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। हर कंपनी इसको यूज़ करती है जिससे कि वो उन रेज्यूमेस को चूज़ कर पाए जो कि उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच कर रहे हैं। तो जॉब डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे हमें रेज्यूमेस तो टेलर करने ही होते हैं, बट साथ ही साथ कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है। इन ATS सिस्टम्स के अंदर कीवर्ड्स होते हैं जो कि आपके रेज्यूमे के अंदर के कीवर्ड्स को डिटेक्ट करते हैं। अगर काफ़ी ज़्यादा मैचेस मिल जाते हैं तो आप क्वालिफाइड होते हो, नहीं मिलते हैं तो फिर आपका रेज्यूमे इवन HR तक भी नहीं जाता है। तो काफ़ी जॉब एप्लीकेशंस के अंदर ऐसा होता होगा आपके साथ कि आप अप्लाई तो करते हो बट यू डोंट गेट एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम एनीवन, एंड उसका रीज़न होता है आपका रेज्यूमे ATS को क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है। उसी के अलावा काफ़ी सारे रूल्स यहाँ पे होते हैं कि जैसे ग्राफिक्स का यूज़ आप नहीं कर सकते, आपका फॉन्ट साइज़ यहाँ पे किस साइज़ का होना चाहिए, किस तरह से आपको वर्ड्स को यूज़ करना है, कैसे अपने रेज्यूमे को क्वांटिफाई करना है, बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको टेम्पलेट तो दूंगी ही सही, बट पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं हर एक चीज़ को, किस तरह से आपको हर चीज़ को मेंशन करना है इन योर रिज्यूमे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। तो सबसे पहले ये रहा यहाँ पे कॉपी ऑफ दिस रिज्यूमे जिसके बारे में हम आज समझने वाले हैं। यहाँ पे मैंने इन्फॉर्मेशन जैसे कि समरी, एजुकेशन, स्किल्स, प्रोजेक्ट्स और सर्टिफिकेशंस के बारे में मेंशन किया है। ये कम्प्लीटली फ्रेशर्स के लिए है, तो अगर आपने कभी कोई इंटर्नशिप नहीं करी है या वर्क एक्सपीरियंस नहीं किया है तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं कि कहाँ पे हम लोग किस तरह से अपने स्किल सेट्स को दिखा सकें। तो वही चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि फ्रेशर्स को अपना रिज्यूमे किस तरह से बनाना है। तो मूव करते हैं और एक एक पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो अंदर की तरफ स्ट्रक्चर में जाने से पहले बाहर की चीज़ें समझते हैं कि जब भी आप रिज्यूमे बना रहे हैं तो हमें फॉन्ट साइज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमारा जो फॉन्ट साइज़ यहाँ पे होना चाहिए वो हेडर्स के लिए होना चाहिए 12, एंड आपकी जो बॉडी है किसी भी सेक्शन की उसके अंदर आप यहाँ पे 10 का फॉन्ट साइज़ रख सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे ग्राफिक्स यूज़ करना अवॉइड करें। जैसे कि जब मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम डिफाइन किया, फर्स्ट नेम के बाद मैंने यहाँ पे डिफाइन करी डिफरेंट चीज़ें, जैसे कि मैंने यहाँ पे ईमेल पास किया है, फ़ोन नंबर, लोकेशन, देन आपके पास गिटहब अकाउंट है तो उसकी आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन कीजिए, नहीं है तो बना के उसके अंदर प्रोजेक्ट्स आपके मेंशन कीजिए। आपका लिंक्डइन यहाँ पे मेंशन होना चाहिए, एंड इफ़ यू हैव अ पोर्टफोलियो अकाउंट तो आप यहाँ पे पोर्टफोलियो भी ऐड कर सकते हो। अब इस केस में यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि काफ़ी सारे लोग ऐसा कर देते हैं कि ईमेल का जैसे सिंबल होता है वो ऐड करके उसको लिंक कर देते हैं, या फिर गिटहब का सिंबल ऐड करके उसको लिंक कर देते हैं, लिंक्डइन का सिंबल ऐड करके उसके अंदर लिंक्डइन को ऐड कर देते हैं। बट ये जो ग्राफिक्स है ये यहाँ पे रीड नहीं कर पाता है ATS, तो उस केस में ग्राफिक्स को आपको अवॉइड करना है। आप डायरेक्टली यहाँ पे गिटहब लिख सकते हो और उसके पीछे अपने लिंक को ऐड कर सकते हो। सेम गोज फॉर लिंक्डइन एज वेल ओवर हियर, ये भी आपको दिखा भी देती हूँ कि किस तरह से करना होता है। सो लेट्स मूव ओवर हियर। सिंपली जब भी आपका जैसे गिटहब है, मैंने यहाँ पे गिटहब को ऐड करने के लिए इसे इस सेक्शन को आप चूज़ कर सकते हैं यहाँ पे लिंक पे जाके, और आप इसे लिंक कर सकते हैं अपने अकाउंट के साथ। सेम गोज फॉर लिंक्डइन एज वेल, पोर्टफोलियो एज वेल। अगर आप नहीं चाहते हो कि ये ब्लू कलर से हाईलाइटेड हो तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे फॉन्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं। ए में हमें जाना है एंड फॉन्ट कलर को आप ब्लैक कर दीजिए। इवन दो आप चेंज कर देंगे अंडरलाइन होने की वजह से समझ में आ जाएगा कि दिस हैज़ अ लिंक्ड अटैच, बट ज़्यादा बेटर है कि जब भी लिंक्ड अटैच्ड है तो उस केस में आप यहाँ पे इसे ब्लू में ही रहने दीजिए ताकि इट विल बी मच मोर रीडेबल। मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन ऐड करी, हमारा ईमेल, फ़ोन नंबर, लोकेशन। लोकेशन इंपॉर्टेंट कब होती है, जब आप ना दूसरी किसी ऐसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो जो कि आपकी ही सिटी के अंदर है।
अच्छा, काफ़ी लोग ऐसा भी करते हैं कि अगर वो किसी पर्टिकुलर सिटी को एम कर रहे हैं, तो वो अपनी सिटी उसी पर्टिकुलर सिटी को मेंशन कर देते हैं, ताकि उनकी जॉब पाने के चांसेस और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। नेक्स्ट अप ओवर हियर इज अ समरी। अब प्रोफेशनल समरी डिबेटेबल है। काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं कि वो समरी लिखें, काफ़ी लोग कहते हैं कि समरी ना लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे जब हम फ्रेशर हैं तो हम उस केस में समरी कब लिख सकते हैं, कब नहीं। तो इफ़ यू आर अ फ्रेशर, आपके रिज्यूमे में अच्छी खासी स्पेस है आपके पास, तो उस केस में आप समरी ऐड कर सकते हो। बट समरी में अगर हम रेपिटेटिव वही कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं जो कि हमारे रिज्यूमे के अंदर भी हैं, तो फिर उस केस में हम समरी को अवॉइड कर सकते हैं, या फिर स्पेस कम है तब भी समरी अवॉइड की जा सकती है। तो समरी मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आप इसे रख रहे हो तो आप इसके अंदर और भी ज़्यादा कीवर्ड्स ऐड कर सकते हो जो कि आपके जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच कर जाए। बट अगर आपके रिज्यूमे में स्पेस ही नहीं है, एज अ फ्रेशर हमें 1 पेज रिज्यूमे इज मोर देन सफिशिएंट गाइस। तो अगर आपके रिज्यूमे में स्पेस ही नहीं है तो फिर उस केस में आप प्रोफेशनल समरी या फिर समरी को हटा सकते हो। अच्छा, इसको समरी आप बोलोगे इंस्टेड ऑफ प्रोफेशनल समरी, ठीक है, इन दिस केस सिनारियो, क्योंकि प्रोफेशनल समरी तब डालेंगे जब हम लोग ना एक्सपीरियंस्ड होंगे। अभी एज ऑफ नाउ वी कैन जस्ट कॉल इट समरी। देन कम्स योर एजुकेशन ओवर हियर। अब एजुकेशन के केस के अंदर हमें हमारा कॉलेज नेम, हमारी फील्ड जो भी हमने किया है वो यहाँ पे मेंशन करना होता है। सबसे पहले डिग्री यहाँ पे आती है, फील्ड यहाँ पे आती है, यानी स्पेशलाइजेशन यहाँ पे आता है, यूनिवर्सिटी का नाम आता है, किस लोकेशन पे है वो आता है। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर इज डेट ऑफ कंप्लीशन। आपका स्टार्ट डेट एंड एंड डेट भी यहाँ पे लिखा होना ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी लोग उस तरीके से गैप को आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करते हैं कि आपके रिज्यूमे में गैप नहीं हो, तो इस करके आपकी एजुकेशन कब कंप्लीट हुई थी ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट मेंशन होना ज़रूरी है। अच्छा, अगर आपका रिज्यूमे के अंदर गैप भी है तो उस बीच में आपने क्या किया है वो भी आप अपना कहीं ना कहीं मेंशन कर सकते हो, अगर आपके कोई एक्स्ट्रा वर्क एक्सपीरियंस है तो। बट अगर गैप नहीं है तो डायरेक्टली यहाँ पे ये तो मेंशन करना ज़रूरी है ही सही। इवन डेट के लिए हमारे पास तरीका यही होता है कि आप पहले यहाँ पे मंथ का नाम लिखें, उसके बाद हम यहाँ पे ईयर डिफाइन करें जिसमें ये स्टार्ट होगा, और कब हमने एंड किया वो भी हमें यहाँ पे डिफाइन करना है, जैसे कि अगेन सेम थिंग, मंथ एंड एंड ईयर। तो ये भी हमने यहाँ पे डिफाइन करना है, मंथ भी डिफाइन करना है एंड ईयर भी डिफाइन करना है। नाउ बिफोर वी मूव अहेड गाइस, इफ यू आर प्लानिंग टू ट्रांजिशन योर करियर इनटू द फील्ड ऑफ data analytics, then WSQTech is launching their upcoming cohort, and in this cohort you will be learning from master mentor, which would be me, and Tushar Jha, who will be our industry mentor. In this cohort we'll be working on industry projects, case studies, you'll be provided with live sessions, recordings, cheat sheets, notes and so much more. So if you want to be a part of our upcoming cohort, then the link to it is given in our description. Check it out now. Moving forward, next pointer जो कि हमारे पास यहाँ पे आता है वो आता है हमारी स्किल्स का। अब स्किल्स के अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जहाँ पे डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन कीवर्ड्स के अंदर चला गया, एंड एक्सेल, पावर बीआई, टैब्ल्यू, मैटप्लॉटलिब, सीबॉन, ये हमारे विजुअलाइजेशन के अंदर हो गए। देन कम्स प्रोग्रामिंग एंड स्क्रिप्टिंग, जहाँ पे आप पाइथन के अंदर इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज मेंशन कर सकते हो, एसक्यूएल भी मेंशन कर सकते हो। अब वैसे तो काफ़ी मोस्टली लोग एसक्यूएल यूज़ करते हैं, इसलिए वो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज ना लिख के एसक्यूएल ही लिखना प्रेफर करते हैं, बट आप ये गलती मत करना कि सिर्फ और सिर्फ माई एसक्यूएल यहाँ पे लिख दिया या पोस्टग्रे एसक्यूएल यहाँ पे लिख दिया। जब आपको एसक्यूएल आती है तो आप एसक्यूएल भी यहाँ पे लिखें। अगर आपको माई एसक्यूएल में भी आपने काम किया हुआ है तो भी यहाँ पे एसक्यूएल लिखना ज़रूरी है, बिकॉज इट मैचेस विद द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, ठीक है। फिर आता है आपका मशीन लर्निंग, जिसमें सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज लर्निंग एंड रिग्रेशन होता है। आपका डेटाबेस मैनेजमेंट, माई एसक्यूएल, पोस्टग्रे एसक्यूएल, ऑटोमेशन एंड ईटीएल आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आपके स्टैटिस्टिकल एनालिसिस अगर आपको आते हैं वो आप मेंशन कर सकते हो। सॉफ्ट स्किल को भी यहाँ पे इंपॉर्टेंटली मेंशन कर दो। अगर आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन से रिलेटेड या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड सॉफ्ट स्किल्स हैं तो वो भी यहाँ पे मेंशन कर दोगे तो वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। हर पैराग्राफ को मैंने यहाँ पे एक लाइन से डिवाइड किया है, तो ये करके ना हम काफ़ी इजीली ब्रेक कर पाते हैं अपने पेजेस को मल्टीपल पैराग्राफ्स के अंदर, एंड काफ़ी इजीली इसका रीडेबिलिटी यहाँ पे आती है। देन उसके बाद आते हैं अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट। अच्छा, अ लॉट ऑफ पीपल डिबेट अबाउट वन वर्ड पार्ट एज वेल, कि एजुकेशन को ऊपर रखा जाए या एजुकेशन को नीचे रखा जाए सर्टिफिकेशंस के ऊपर। देखो, अगर आपकी एजुकेशन रेलिवेंट है टू द करंट पोजीशन दैट यू आर ट्रांजिशनिंग फॉर, डेटा एनालिस्ट के लिए ट्रांजिशन कर रहे हो, कंप्यूटर साइंस में आपकी डिग्री है या स्पेशलाइजेशन किया है डेटा साइंस के अंदर या बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर अच्छे कॉलेज से, तो उस केस के अंदर आप एजुकेशन को ऊपर यहाँ पे रख सकते हो, जस्ट आपकी समरी के नीचे।
बट अगर आपकी एजुकेशन इररेलेवेंट है तो उस केस में मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगी, उस केस में आप इसे नीचे की तरफ रखें। नीचे की तरफ कहाँ? जहाँ हमारी सर्टिफिकेशन से इससे जस्ट ऊपर हम लोग हमारी एजुकेशन को रख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट पॉइंटर है। एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर आप यहाँ पे कहीं पे भी लिख रहे हैं एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, ठीक है, स्किल्स के अंदर लिख रहे हो या कहीं और पे भी अगर आप आपके प्रोजेक्ट्स के अंदर एडीए लिख रहे हो, तो मेक श्योर करना कि जब भी आप ऐसी टर्मिनोलॉजीज लिख रहे हो, जैसे कि एसक्यूएल लिख रहे हो या एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस लिख रहे हो, तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म एंड लॉन्ग फॉर्म दोनों लिखे हुए होने चाहिए, बिकॉज वी नेवर नो व्हाट एटीएस विल अंडरस्टैंड। क्या उसे एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस पता है या उसे एडीए पता है, वो हमें नहीं पता है। तो मेक श्योर करना है कि दोनों की दोनों चीज़ें यहाँ पे लिखनी है, एब्रिवेशंस भी यहाँ पे लिखने हैं, लॉन्ग फॉर्मेट भी यहाँ पे लिखना है। देन बारी आती है यहाँ पे प्रोजेक्ट्स की। अब प्रोजेक्ट्स की केसेस में हम लोग किस तरह से मेंशन कर सकते हैं, जो भी आपका प्रोजेक्ट का टाइटल है वो आपका यहाँ पे आ जाए, कौन कौन से टूल्स यूटिलाइज करे हैं वो यहाँ पे आ जाए। नेक्स्ट आ जाए आपका लिंक यहाँ पे, कि जो भी आपका लिंक है जो कि गिटहब से अटैच्ड है, इसीलिए गिटहब मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि गिटहब पे आपका लिंक होना चाहिए जो कि आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो। अभी मैंने कोई भी लिंक्स यहाँ पे अटैच नहीं किए हैं, बट आपके केस में आप यहाँ पे लिंक अटैच कर सकते हो। दूसरी चीज़ यहाँ पे आती है आपके पॉइंटर्स। तो जो भी पॉइंट्स आप यहाँ पे मेंशन करो, मेक श्योर इट इज़ इन द फॉर्मेट ऑफ बुलेट पॉइंट्स। बुलेट पॉइंट्स को हमें ओवर यूटिलाइज भी नहीं करना है और अंडर यूटिलाइज भी नहीं करना है, बट प्रोजेक्ट्स के बारे में मेंशन करते हुए या वर्क एक्सपीरियंस को मेंशन करते हुए, किसी अचीवमेंट्स को मेंशन करते हुए हम ये सब कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जब हमारे प्रोजेक्ट्स को हम लोग यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, वो आता है आपका क्वांटिफिकेशन। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 80% एक्यूरेसी, दूसरा लिखा है रिड्यूसिंग एरर्स बाय 95%। तो ये क्वांटिफाई करना होता है। अब काफ़ी लोग क्वांटिफिकेशन के अंदर क्या गलती कर देते हैं कि वो प्रोजेक्ट्स के अंदर क्वांटिफाई तो कर देते हैं, बट किस तरह से क्वांटिफाई कर देते हैं कि मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया विच लेड टू इंक्रीज इन सेल्स बाय 5%, 10%। भाई प्रोजेक्ट कैसे सेल्स को इंक्रीज कर सकता है? ये तो आपने इम्प्लीमेंट करा ही नहीं है। तो उस केस में ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि जब आप क्वांटिफिकेशन मेंशन कर रहे हो, तो क्वांटिफिकेशन का कॉन्टेक्स्ट भी समझो। आपका जो प्रोजेक्ट है वो आपने रियल लाइफ सिनारियो पे अप्लाई नहीं किया है, तो आपको नहीं पता है कि आपकी सेल्स इंक्रीज हुई है, एफिशिएंसी इंक्रीज हुई है या कोई और चीज़ इंक्रीज हुई है। बट यहाँ पे अचीव 80% एक्यूरेसी इन प्रोडिक्शन ऑफ चर्न, तो हमने जो भी प्रोडिक्ट किया वो सही निकला, 80% एक्यूरेट निकला, तो वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि आईपीएल का एनालिसिस किया हो, ठीक है, आईपीएल के डेटा का एनालिसिस किया हो हमने, जिसमें हमने प्रोडिक्ट किया हो पुराने डेटा के थ्रू कि 2024 के अंदर कौन जीतेगा, और वो 80% एक्यूरेट निकला बेस्ड ऑन द डेटा, देन दैट मीन्स हम यहाँ पे 80% एक्यूरेसी बता सकते हैं। क्लीनिंग करें जिससे कि एरर्स 95% तक रिड्यूस हो गए, वो हम यहाँ पे क्वांटिफाई कर सकते हैं। बट सेल्स 5-10% से इंक्रीज हुई, दैट इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ क्वांटिफाइंग योर रेज्यूमे। तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखनी है कि क्वांटिफाई करते टाइम कॉन्टेक्स्ट को तो समझो। ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, सो मेक श्योर यू डोंट मेक सच मिस्टेक्स। तो हमेशा प्रोजेक्ट आप यहाँ पे 3 से 4 मेंशन कर सकते हो ऑफ ऑल द टूल्स दैट यू हैव लर्न, चाहे फिर वो विजुअलाइजेशन हो, सीक्वल हो, पाइथन और मशीन लर्निंग हो, एक्सेल एसक्यूएल हो एंड पाइथन हो, जो भी आप यहाँ पे मेंशन करना चाहो वो रख सकते हो। आपके जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में आप डिटेल्स मेंशन कर सकते हो। तो ये दीज प्रोजेक्ट्स कुड बी बिटवीन 3 to 5 ओवर हियर। ज़्यादा ओवर स्टफ मत कीजिए प्रोजेक्ट्स के साथ। आपने भले 20 प्रोजेक्ट बना रखी हो, चूज बेस्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट्स जिनको आप यहाँ पे मेंशन कर सको, ठीक है। इनके अंदर जो हमारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको भी आप चाहो तो हाईलाइट कर सकते हो, जैसे कि डेटा प्रोसेसिंग एंड फीचर इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है, यहाँ पे पावर बीआई डैशबोर्ड, सीक्वल क्वेरीज, ऐसे कीवर्ड्स को हम लोग हाईलाइट करते तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा होता है। मूविंग फॉरवर्ड, प्रोजेक्ट्स को अब हमने डिस्कस करा है, तो लास्ट बात करते हैं यहाँ पे सर्टिफिकेशंस के बारे में। सर्टिफिकेशंस की केस के अंदर हम यहाँ पे जो भी हमने सर्टिफिकेशंस लिए हैं वो मेंशन कर सकते हैं, कब वो सर्टिफिकेशन मिला था या कितने ड्यूरेशन का कोई कोर्स अगर आपने किया है वो था, तो आप वो भी यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे सर्टिफिकेशन मेंशन करना भी ज़रूरी है। अगर आपकी एक्स्ट्रा कोई भी अचीवमेंट्स रही है इन कॉलेज, जहाँ पे आपने कोई टीम हैंडल करी हो, कहीं पे आप लीडर रहे हो किसी कोई भी XYZ कम्युनिटी के, तो वो भी आप यहाँ पे अचीवमेंट्स के अंदर मेंशन कर सकते हो एक एक्स्ट्रा सेक्शन बना के। स्पेस कम है तो आप यहाँ पे समरी को रिड्यूस कर सकते हो, बट इन अचीवमेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो मेक श्योर है कि अगर आपकी कोई अच्छी अचीवमेंट्स है तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर दें। ग्राफिक्स का मैंने मना किया है कि कोई भी ग्राफिक्स इसके अंदर यूज़ ना करें, कि जब आप यहाँ पे इवन लिंक भी मेंशन कर रहे हैं तो लिंक वाला जो हमारा ग्राफिक होता है वो चेंज जैसा, तो वो भी हमें यहाँ पे नहीं मेंशन करना है। इवन इनके लिए भी हमें कोई भी ग्राफिक्स यूज़ नहीं करने हैं। स्टैंडर्ड हेडिंग्स को हमें यहाँ पे लिखना है, ठीक है।
एंड जब भी हम यहाँ पे क्वांटिफाई कर रहे हैं, ये वाले क्वांटिफिकेशन को तो ध्यान रखना ही है, और भी आप अलग अलग तरीकों से क्वांटिफाई करवा सकते हो। जैसे कि आप बोलो कि एनालाइज डेटा सेट्स है ना, हमने एक तरफ बोला कि हमने एनालाइज्ड डेटा सेट, उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं एनालाइज्ड डेटा सेट ऑफ 50,000 प्लस रोज। तो आपका 50,000 यहाँ पे क्वांटिफिकेशन बन गया। तो जो भी आप यहाँ पे नंबर्स लिख रहे हैं वो आप यहाँ पे और इम्प्रूव कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि जो नंबर्स का यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट है वो यहाँ पे सही होना चाहिए। तो इन कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर हम इंपॉर्टेंट चीज़ों को यहाँ पे ध्यान में रख लेते हैं तो दिस इज मोर देन सफिशिएंट गाइज, कि ये हमारे काफ़ी अच्छा रिज्यूमे बन के आ सकता है। अब इसी का ही मैं यहाँ पे आपको वर्ड डॉक्यूमेंट भी बता देती हूँ कि इस वर्ड डॉक्यूमेंट को मैंने अटैच कर दिया है इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ आवर वीडियो, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे आप आके अपने नेम को एडिट कर सकते हो, अपने और इसको डाउनलोड करके, ऑब्वियसली इसको डाउनलोड करके आप इसके नेम वगैरह और बाकी सारी चीज़ों को एडिट कर सकते हो। इसको डॉक फॉर्मेट में आप डाउनलोड कर लो या किसी और फॉर्मेट में डाउनलोड कर लो, या कॉपी पेस्ट करना चाहो किसी और अपनी खुद की डॉक फाइल में तो वो भी आप कर सकते हो। तो यहाँ से यू विल बी गेटिंग दी ऑप्शन ऑफ डूइंग दैट। एंड अगर हम इसको व्यू करके देखेंगे इन द फॉर्मेट ऑफ PDF, तो हम PDF फॉर्मेट में भी देख सकते हैं। इसके अलावा आफ्टर टेलरिंग योर रिज्यूमे अकॉर्डिंग टू द जॉब डिस्क्रिप्शन की बेसिस पे टेलरिंग करना, ChatGPT से आप हेल्प ले सकते हो। ओवर स्टफ नहीं करना है कीवर्ड्स को, बट लिमिटेड वे में आप यहाँ पे दिखा सकते हो। स्किल्स को बहुत अच्छे से मेंशन करना है। समरी तब यूज़ करो जब इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप उसको अवॉइड कर सकते हो। प्रोजेक्ट्स को भी काफ़ी अच्छे से यहाँ पे मेंशन करना है। एक पेज का रिज्यूमे फ्रेशर्स के लिए मोर देन सफिशिएंट है गाइस। सो आई होप ये यहाँ पे क्लियर है। एंड अब इसके बाद जब आपका रिज्यूमे रेडी हो जाए तो आप डिफरेंट वेबसाइट जैसे कि एनहांस CV, रिज्यूमे वर्डेड, जॉब स्कैन, इनके ऊपर आप अपलोड करके अपना रिज्यूमे चेक कर सकते हो। अभी क्योंकि मैंने यहाँ पे पूरी अच्छी तरीके से डिटेल्स नहीं भरी है, स्टिल इस रिज्यूमे का स्कोर 70% आ रहा है ऑन एनहांस CV, बट स्टिल आप इसके अंदर अपनी डिटेल्स और अच्छी तरीके से मेंशन कर सकते हैं एंड देन इसका स्कोर और भी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। आई होप इस वीडियो के बाद क्लियर है कि हाउ वी कैन बिल्ड एन ATS फ्रेंडली रिज्यूमे गाइस, एंड आई होप यू ऑल like this video. So if you like this video, do like, share and subscribe, and for more such content, stay tuned. Thank you.